हेलो बच्चों, 12th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 25वें एपिसोड की हेडिंग आपके सामने है बच्चों, जिसमें लिख रखा है विद्युत अपघटन के उत्पाद। कि आप इस विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन करवाओ तो एनोड पर क्या उत्पाद बनेगा और कैथोड पर क्या उत्पाद बनेगा, ये सीखने जा रहे हैं आज आप 25वें एपिसोड में बच्चों। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इसको पूरी वीडियो देख करके, पूरा टॉपिक समझ करके जब आप क्लास खत्म करोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री सीखी है। तो शुरू कर रहा हूं बच्चों कि विद्युत अपघटन के उत्पाद। पहला एक सिंपल सा काम कर रहा हूं जो आप बहुत पहले भी कर चुके हैं। आप क्या कि गलित NaCl का विद्युत अपघटन करना है। आपने क्या किया आपने कि एनोड बनाया, कैथोड बनाया। ये Pt का इलेक्ट्रोड है, ये भी Pt का प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इनको अपने एक दिष्ट धारा स्रोत DC से जोड़ दिया। ये दिष्ट धारा स्रोत है, DC से हमने जोड़ दिया, और इसके अंदर हमने भर लिया गलित NaCl। क्या भर लिया बच्चों? गलित NaCl। और गलित NaCl भरा है, इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर क्या उत्पाद बनेगा, कैथोड पर क्या उत्पाद बनेगा। सबको पता है कि गलित NaCl बना है तो भाई एक तो हमारे पास Na+ आयन होगा और एक Cl- आयन होगा। ठीक है, इसका मतलब इस विलयन के अंदर दो तरीके के आयन पड़ेंगे, एक Na+ और एक Cl-। जो प्लस होता है वो किस तरफ जाता है बच्चों? जो प्लस होता है वो जाता है माइनस की ओर, और माइनस क्या है हमारे पास? कैथोड, क्योंकि ये मैंने विद्युत अपघटनी सेल बनाया है, ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास Na+ है वो इस कैथोड की तरफ गति करेगा, और Cl- जो है वो इस प्लस एनोड की तरफ गति करेगा यूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर एनोड पर क्या उत्पाद बनेगा? एनोड पर उत्पाद। आपको पता है कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। ठीक है, याद नहीं करना आपको, अपने आप बात पता चलेगी। तो एनोड पर गया Cl-, इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये क्या बन गया? Cl। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि Cl तो Cl के रूप में रहता नहीं है, तो Cl2 के रूप में रहता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको दो लेने पड़ेंगे, ये भी आपको दो लेने पड़ेंगे। तो एनोड पर उत्पाद जो बढ़ेगा वो क्लोरीन गैस बढ़ेगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कैथोड पर क्या उत्पाद बनेगा। कैथोड हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी किसी बच्चे को अगर नहीं पता है तो उसको पता लग जाना चाहिए कि कैथोड वो होता है जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है, और अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो कैथोड पर कौन जा रहा है? Na+। तो Na+ जो कैथोड पर गया उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Na ठोस के रूप में बदल गया। इसका मतलब कैथोड पर जो उत्पाद बन रहा है वो Na ठोस बन रहा है, सोडियम बन रहा है, यहाँ पे क्लोरीन गैस बन रही है एनोड पर। क्लियर बच्चों? तो ये बात हमने सीखी, लेकिन इतना सा ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक तो आपके दिमाग की नसें खोल देगा सारी। इतना कुछ आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा। चलिए बच्चों देखो कि ये जो विद्युत अपघटन के उत्पाद है ना, वो इस बात को समझने के बाद में हमें यह पता लगता है कि किन पर निर्भर करता है। विद्युत अपघटन का उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब आप पहले कारक समझें। नंबर एक बात तो यह है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होना है और कैथोड पर अपचयन होना है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि कैथोड पर अपचयन किसका होगा। कैथोड पर आपको पता है कि अपचयन होता है, और अपचयन किसका होगा? अपचयन उसका होगा क्योंकि जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा। अपचयन विभव को आप क्या कहते हो? SRP, मानक अपचयन विभव जिसका ज्यादा होगा उसका कैथोड पर अपचयन होगा। एक तो इस बात पर निर्भर करता है। और एनोड पर आपको पता है क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण तो उसका होता है, देखो अपचयन उसका होता है जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है, तो ऑक्सीकरण किसका होगा? जिसका मानक अपचयन विभव क्या हो बच्चों? कम। तो ये आपके पास पहला कारक आपके सामने आ गया है कि कैथोड पर जाकर के वो अपचयित होगा जिसके अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा, और एनोड पर जाकर के वो ऑक्सीकृत होगा जिसके ऑक्सीकरण विभव का मान कम होगा।
एक बात तो इस पर निर्भर करता है। दूसरी बात जो ये निर्भर करता है वो निर्भर करता है बच्चों ये सांद्रता पर। किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर। सांद्रता का क्या मतलब है कि जो आपने ये लवण लिया है ना, वो लवण आपने कैसे लिया है, जो विद्युत अपघट्य लिया है वो कैसा लिया है। दो शर्तें हो सकती हैं सांद्रता के अंदर, दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या? एक बात तो हो सकती है कि आपने जो लवण लिया है वो गलित अवस्था में लिया हो, मतलब इसके अंदर कोई भी माध्यम ना हो। ठीक है, मतलब इसको NaCl को सीधा पिघला करके डाल दिया, NaCl को पानी में नहीं घोला है, ध्यान रखना। और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या लिया है, हमने माध्यम लिया है। माध्यम का मतलब है कि उसको किसी जल वगैरह में घोला है। ठीक है, तो जब गलित ले हुए तब उत्पाद अलग बनेगा, जब माध्यम लिया गया होगा उसको किसी में घोल करके NaCl सीधा पिघला करके डाल दोगे तो उत्पाद अलग बनेगा, और अगर NaCl को जल में घोल करके डाल दोगे तो उत्पाद अलग बनेगा। तो इसके लिए आपने ये कारक भी लिख लिया कि गलित अवस्था में हो उस पर भी निर्भर करता है और माध्यम पर भी निर्भर करता है। और माध्यम पर भी अगर सांद्रता अधिक है तब अलग उत्पाद बनेंगे, और जब सांद्रता कम है तब जो है अलग उत्पाद बनेंगे। ठीक है, तो ये जो बात आपको ये भी सीखनी है, तो ये हो गया दूसरा कारक। ये जो मैं साइड में बातें लिख रहा हूं ना, इनको देख करके आपको एक चीज तो महसूस हो रही है कि भैया टॉपिक आज धुआंधार होगा, बड़ी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें बहुत सीख ली, आज तो कुछ तूफानी करते हैं। क्या होगा बच्चों? सांद्रता की बात पता लगी कि सांद्रता मतलब आपने सीधा विद्युत अपघट्य ले लिया पिघला करके, या उसको किसी में घोल करके लिया है। अगर घोल करके लिया है तो ज्यादा घोला है या कम घोला है, इन बातों पर भी उत्पाद निर्भर करेगा। फिर आप देखो कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर भी यह निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड की प्रकृति भी दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? एक तो इलेक्ट्रोड हो सकता है निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय, और एक हो सकता है सक्रिय इलेक्ट्रोड, सक्रिय मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड वो होगा जो विद्युत अपघटन में खुद कोई काम नहीं करेगा, बस उनके दो छड़े लगा देंगे, इन छड़ों का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को लाना ले जाना होगा, ये कोई भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, उनको अपने कहेंगे निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में किसको काम में लेते बच्चों? पीटी को, प्लेटिनम को काम में लेंगे अपने, ज्यादातर यही एग्जाम्पल लिखेंगे। अच्छा, फिर आप देखो एक होंगे सक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड की जो छड़े लगाएंगे ना, जब अभिक्रिया होगी तो ये सक्रिय है, ये कहेगा कि सिर्फ बीच में भरा हुआ लवण ही काम नहीं करेगा, हम भी अभिक्रिया करेंगे, फिर वो खुद भी इन्वॉल्व होंगे, तो इससे ऐसे इलेक्ट्रोड को अपने सक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये होंगे जैसे कॉपर, सिल्वर, ये सारे इस तरीके के इलेक्ट्रोड जो है वो सक्रिय इलेक्ट्रोड होंगे। निष्क्रिय जो अभिक्रिया में कोई भाग नहीं लेंगे, सक्रिय जो अभिक्रिया में भाग लेंगे। क्लियर बच्चों? तो इन तीन चीजों पर जो है ये आपके पास विद्युत अपघटन के उत्पाद निर्भर करता है। तो इसको समझने के लिए मैं सिर्फ NaCl के एग्जांपल को लेकर के ये सारी बातें आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो शुरू कर रहा हूं बच्चों कि पहला कि अगर गलित लवण लिया जाए तब क्या होगा। गलित अवस्था में लिया जाए तो ये होगा, ये आपके सामने समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आओ मैं दूसरा कारक लिख रहा हूं, क्योंकि ये पहले तो मैंने विद्युत अपघटन सेल को समझाने के लिए समझाया था और वही आपको यहां पर भी काम में आ गया, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अब आप देखो कि फिर मैं क्या कर रहा हूं कि अब गलित NaCl गलित ना लेकर के माध्यम ले लेता हूं, मतलब जल में घोल लेता हूं, तो मेरे पास बन गया जलीय NaCl का पीटी इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा भाई, आज ये वाली चीज तो बड़ी मजेदार है, साफ कर रहा हूं मैं इसको, और क्योंकि अब उत्पाद अलग बनेंगे इसलिए साफ कर रहा हूं। समझना, जागते रहना बच्चों, पलक झपकाई तो बातें निकल जाएंगी, आपको पलक भी नहीं झपकानी है बच्चों। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसके अंदर मैंने जलीय NaCl ले लिया। जलीय NaCl का मतलब बच्चों NaCl भी होगा और जल भी होगा, जिसको मैं ब्राइन वाटर भी कहता हूं। ठीक है, NaCl भी होगा और जल भी होगा, तो NaCl टूटेगा Na+ और Cl- के अंदर। ठीक है, Na+ और Cl- के अंदर, तो मैं ये टूटा Na+ और Cl- के अंदर, तो अपने पास ये दो आयन होगी। जल टूटेगा H+
और OH माइनस के अंदर, तो ये भी 2 आयन हो गए। ठीक है, इसका मतलब इस विलयन में प्लस कितने हो गए, एक Na प्लस हो गया और एक H प्लस हो गया। और इसके अंदर माइनस कितने हो गए, माइनस एक Cl माइनस हो गया और एक OH माइनस हो गया, एक Cl माइनस हो गया और एक OH माइनस हो गया। ठीक है, तो अब देखो, आप मजेदार बात, कहानी देखो कितनी इंटरेस्टिंग बन रही है। पहले Na अकेला होता था तो अकेला कैथोड की तरफ भागा करता था। अब क्या हो गया कि +2 हो गए तो दोनों कैथोड की तरफ भागेंगे। कौन कौन कैथोड की तरफ भागेंगे, दोनों भागेंगे। कौन कौन भाई, कि Na प्लस भी माइनस की तरफ भागेगा कैथोड की तरफ, और H प्लस भी कैथोड की तरफ भागेगा, दोनों भागेंगे। इसी तरीके से जो Cl माइनस और OH माइनस है वो दोनों इस प्लस की तरफ भागेंगे, ये भी भागेगा और ये भी भागेगा, दोनों भागेंगे। तो अब उत्पाद जमा कौन होगा, यहां पहुंचेगा कौन, ये चीज अपने को देखनी है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं पहले कि कैथोड पर अभिक्रिया। ठीक है, चाहे आप एनोड पर लिख लो चाहे कैथोड पर लिख लो, कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी। देखो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी बच्चों, कि ये दोनों ही भागे Na प्लस और H प्लस कैथोड की तरफ भागे। कैथोड पर होना क्या है बच्चों, अपचयन। और अपचयन किसका होगा, जिसका SRP अधिक होगा। अब देखो पहले वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, जिसका SRP अधिक होगा अपचयन उसका होगा। मैं दोनों के SRP लिख देता हूं, मैंने दोनों के SRP लिखे, Na प्लस से Na का मान जो है इसका तो होता है -2.71 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा है अपने पास ई नोड H प्लस से H2 का मान होता है 0.00 वोल्ट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि होना क्या है, कैथोड पर अपचयन होना है, ये दोनों भागे, इसके अपचयन विभव का मान -2.71 वोल्ट है, H प्लस का 0.00 वोल्ट है। ठीक है, तो दोनों में से जिसका अपचयन विभव ज्यादा है अपचयन उसका होगा। तो दोनों में से किसका ज्यादा है, इसका माइनस में है, इसका 0 है, तो ये ज्यादा हो गया ना, माइनस वाला तो कम होगा। तो इसका मतलब है H प्लस के मानक अपचयन विभव का मान SRP का मान इसका ज्यादा है, तो अपचयन भी इसी का ही होगा और उत्पाद बनेगा H प्लस। अपचयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और H2 गैस के रूप में निकल जाएगा। इसका मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। Na जो है ये दोनों भागे, लेकिन जो आपके पास H प्लस था वो तो जमा हो गया, लेकिन Na प्लस जमा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि Na का मानक अपचयन विभव बच्चों क्या था, कम था। क्लियर है बच्चों, ये बात होगी। एक मजा आया ना, 2 जने पहले अकेला था तो अकेला जाता था तो वही अपचयित होता था, लेकिन जब किसी के साथ कंपटीशन हो गया, 2 जने भागे, तो वह पहुंचेगा जिसका अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा। क्लियर, तो ये बात आपकी होगी क्लियर। अब आओ आप एनोड पर क्रिया, एनोड पर क्रिया। ठीक है, आप जो पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा ना, इसकी बातें एक बार समझ पा रहे हैं। चलिए, अब क्या हुआ कि एनोड पर सबको पता है क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण उसका होता है जिसका SRP कम होता है। केमिस्ट्री है, आपने पलक झपका दी तो आपकी बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी बच्चों, इसलिए आपको जागते हुए ही समझना है। गौर करो, क्या एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण उसका होगा जिसका SRP कम होगा। तो मैं इस Cl माइनस और OH माइनस का SRP लिखता हूं। देखो क्या होता है, आपके पास जो आप ई नोड Cl माइनस से Cl2 से Cl माइनस, इसका मानक अपचयन विभव जो होता है वो 1.36 वोल्ट होता है। और दूसरा हमारे पास है ई नोड OH माइनस से एक्चुअली O2 बनेगा इसके अंदर, और इसका जो SRP होता है वो होता है हमारे पास 1.27 वोल्ट। ठीक है, ये 1.27 वोल्ट हो गया। तो मैंने कहा एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और एक्सीकरण उसका होगा जिसका SRP कम होगा। ठीक है, अब देखा SRP दोनों में से कम किसका है, मानक अपचयन विभव कम किसका है, इसका 1.36 है, इसका 1.27 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OH माइनस का SRP कम है। तो गौर करके देखो बच्चों, पलक नहीं झपकानी, गौर करो क्या लिखा कि इसका मतलब OH माइनस का ऑक्सीकरण होना चाहिए। एनोड पर कौन जाना चाहिए, OH माइनस का ऑक्सीकरण होना
चाहिए, चाहिए लिखा है, क्यों? क्योंकि ये होता नहीं है। होना तो OH माइनस का ऑक्सीकरण चाहिए, लेकिन हो क्या जाता है, देखो इस SRP के हिसाब से तो OH माइनस का ऑक्सीकरण होना चाहिए, लेकिन OH माइनस का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। होता क्या है, गौर कीजिए, देखो Cl माइनस भी भागा एनोड की तरफ, OH माइनस भी भागा एनोड की तरफ, ठीक है। होगा क्या कि यहां पर जो OH माइनस है इसका मानक अपचयन विभव तो कम है, ऑक्सीकरण इसका ही होना चाहिए, लेकिन ये इस तक पहुंच ही नहीं पाता। क्या होता है कि ये ऊष्मागतिकीय रूप से इसकी जो गति होती है, वो चालन जो होता है इसका कम होता है, धीरे होता है। धीरे होने की वजह से ऑक्सीकृत इसको होना चाहिए था, लेकिन ये पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। इसलिए पहुंच ही नहीं पाता, तो कौन पहुंच जाता है, फिर Cl माइनस पहुंच जाता है, ठीक है। अगर इसको बराबर पहुंचाना है हमारे को, दोनों को बराबर पहुंचाना है, इस OH माइनस को Cl के बराबर पहुंचाना होता है, तो यहां पर अधिक वोल्टेज लगानी पड़ेगी, अतिरिक्त वोल्टेज लगानी पड़ेगी, और जो अतिरिक्त वोल्टेज लगती है उसे हम कहते हैं अधिविभव। इसका मतलब OH माइनस को अधिविभव की आवश्यकता होती है पहले पहुंचने के लिए, लेकिन अधिविभव यहां पर मिलता नहीं है, इसलिए ये पहुंच नहीं पाता। तो ऑक्सीकरण कौन कर लेता है, Cl माइनस कर लेता है, OH माइनस का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, ठीक है। देखो मैं इधर गौर करो, मैं लिख रहा हूं, होना चाहिए, परंतु OH माइनस की गति जो है वो क्या होती है, ऊष्मागतिकीय रूप से, थर्मोडायनेमिक्स से इसको एक्सप्लेन किया गया है, गतिकीय रूप से क्या होती है, धीमी होती है, धीमी होती है, ठीक है। तो धीमी होने की वजह से क्या होता है कि OH माइनस जो है एनोड पर नहीं पहुंच पाता, ठीक है, एनोड पर पहुंच नहीं पाता, पहले नहीं पहुंच पाता, तो कौन पहुंच जाता है पहले, Cl माइनस, ठीक है। अतः Cl माइनस का ऑक्सीकरण होता है, Cl माइनस का ऑक्सीकरण होता है। अब Cl माइनस का ऑक्सीकरण कैसे होगा, Cl, गौर करो इधर समझे आप, एनोड पर उत्पाद कौन सा बन रहा है, बनना तो OH को जाना चाहिए था, लेकिन पहुंच Cl माइनस गया। होगा क्या कि Cl जो है का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और क्या बन जाएगा, Cl, लेकिन Cl तो Cl2 के रूप में बनता है, इसलिए हमें इसको 2 लेने पड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन भी इनको 2 लेने पड़ेंगे। तो एनोड पर उत्पाद जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, Cl2, कैथोड पर उत्पाद जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, H2, और विलयन में क्या बच गया, एक तो विलयन में देखो यहां पर कौन चला गया, इनमें से Cl माइनस पहुंच गया है और OH माइनस नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। तो Cl माइनस एनोड पर जमा हो गया, H प्लस कैथोड पर जमा हो गया, विलयन में क्या बच गया, Na प्लस और OH माइनस बच गए, ये विलयन में बच गए हैं, ठीक है। तो ये बात जो है आपको समझनी थी। क्या मजा आया बच्चों, देखो आपने पहले यहां पर एक कंसेप्ट सीखा, उस कंसेप्ट को यहां पर भी लगाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर गड़बड़ हो गई, क्या कि OH की गति जो है वो धीमी थी, इसको अधिक गति करने के लिए और विभव की जरूरत थी, जिसको हम कहते हैं अधिविभव। क्या कहते हैं बच्चों, अधिविभव, ओवर वोल्टेज, अधिविभव कहते हैं, ओवर वोल्टेज कहते हैं। अधिविभव जो है इसको मिला नहीं, तो ये पहुंचा नहीं तो Cl माइनस पहुंच गया और ऑक्सीकरण Cl माइनस का हो गया, इसलिए एनोड पर उत्पाद बना Cl2 और कैथोड पर उत्पाद बना H2, विलयन में बच गया NaOH, ठीक है। अगर आपसे यूं इसके देखो, एक तो ये तरीके के प्रश्न आ जाएंगे कि अगर H प्लस NaCl का विद्युत बटन करवाया जाए तो एनोड व कैथोड पर उत्पाद बनेंगे, और नीचे अलग अलग ऑप्शन दे देंगे तो आपको उत्तर समझ में आ जाएगा, आप उत्तर उठा लेंगे। और यदि आपसे क्वेश्चन दे दिया कि जलीय NaCl का Pt के इलेक्ट्रोड पर विद्युत बटन करवाया जाए तो विलयन की पीएच होगी, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य हो जाएगी, इस तरीके से कई क्वेश्चन आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ध्यान दें बच्चों, क्या हो रहा है, H प्लस जो था ना विलयन में, pH जो है वो H प्लस आयनों की सांद्रता पर ज्ञात की जाती है। अब जो H प्लस आयन पहले तो ज्यादा थे, लेकिन ये जा करके कैथोड पर जमा हो गए, तो विलयन में H प्लस क्या हो गए, कम, विलयन में H प्लस क्या हो गए, कम, और विलयन में H प्लस कम हो गए, तो बच्चों जब H प्लस की सांद्रता ज्यादा होती है तो pH कम होती है। जिसको पता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो समझ लें कि विलयन में जब H प्लस की सांद्रता ज्यादा होती है तो pH कम होती है, और जब H प्लस आयनों की सांद्रता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो pH बढ़ जाती है, उल्टा होता है,
ठीक है, तो यहां पर H प्लस आयनों की सांद्रता कम हो रही है, इसलिए इसकी पीएच क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, पीएच बढ़ेगी। ऐसा ऑप्शन में आपको दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे भी अगर आप देखो तो विलयन में Na प्लस और OH माइनस बन गया NaOH। NaOH क्या होता है, क्षार। क्षार की पीएच क्या होती है, ज्यादा, तो इसलिए ये जो है पीएच क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, और यहां पर ऐसे भी समझ सकते हो कि H प्लस आयनों की सांद्रता कम हो गई है, इसलिए कम हो गई है, इसलिए पीएच क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये मैंने आपको दूसरा टॉपिक जो है बहुत ही जबरदस्त बात मैंने आपको सिखाई। चलिए बच्चों, लेकिन क्या था, अब आ जाओ आप आगे। देखो, एक तो ये टॉपिक का जो सीबीएसई के बच्चे हैं, जिनका जो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ रहे हैं, उनका बुक का लास्ट क्वेश्चन जो है ना, यही दे रखा है, विद्युत अपघटन के उत्पाद, और नीचे 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये होगा और ये इलेक्ट्रोड होगा तो क्या उत्पाद बनेंगे, ये लवण होगा, ये जल में होगा, और ये इलेक्ट्रोड होगा तो क्या उत्पाद बनेंगे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए 12वीं के लिहाज से इंपॉर्टेंट। फिर आप देखिए कि मैं आपको कितनी चीजें कितनी जबरदस्त सिखा रहा हूं, गौर करो। क्या था कि चलो जी मैंने जल ले लिया, अब ये जो सांद्रता थी ना, इसका कंसेप्ट समझें। सांद्रता अधिक होगी किसकी, लवण की सांद्रता अधिक होगी। जैसे मान लो NaCl का जलीय विलयन लिया था, लेकिन NaCl ज्यादा था, NaCl ज्यादा था, NaCl की सांद्रता ज्यादा थी, तो यही सब कुछ होगा जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, वही सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगर सांद्रता कम दे दी, सांद्रता कम दे दी, सांद्रता कम देने का मतलब क्या है, अधिक तनु विलयन है, तनु विलयन है, ठीक है। आपको पता है ना, सांद्रता कम होने का मतलब विलयन कैसा है, तनु है, डाइल्यूट है, ठीक है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दिया और यहां पर दे दिया NaCl के जलीय विलयन का, लेकिन अत्यधिक तनु कह दिया या कम सांद्र विलयन कह दिया, कम सांद्र विलयन कह दिया, तब बात क्या होगी, ठीक है। तब क्या बात होगी, अगर जलीय NaCl के कम सांद्र NaCl के विलयन का Pt के इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन किया जाए तो क्या होगा। कम सांद्र का मतलब क्या हो गया कि NaCl उसमें कम घुला हुआ है, कम घुला हुआ है तो ज्यादा कौन है, जल है, और ज्यादा जल है तो देखो ये बात, तो ज्यादा जल है तो H प्लस और OH माइनस ज्यादा है। अरे ज्यादा जल है तो H प्लस और OH माइनस ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो यहां पर कैथोड पर तो यही अभिक्रिया होगी, ये हमें समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन एनोड पर क्या होगा, एनोड पर देखिए बच्चों, एनोड पर क्या होगा ये समझ लो। एनोड पर अब जब सांद्रता कम ले ली जाएगी या अत्यधिक तनु विलयन ले लिया जाएगा, तब बात बदल जाएगी। तब क्या हो जाएगा बच्चों कि जिसको ऑक्सीकृत होना था वही होगा, जिसको ऑक्सीकृत होना था वही होगा। बताओ किसको ऑक्सीकृत होना था, ऑक्सीकृत होना था बच्चों OH माइनस को, क्योंकि इसके SRP का मान कम है, और ऑक्सीकरण उसी का होता है जिसके SRP का मान कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है OH माइनस का ऑक्सीकरण होना था, इसी का ही ऑक्सीकरण होगा। लेकिन कब, जब इस विलयन की सांद्रता कम हो, विलयन बहुत ज्यादा तनु हो, विलयन में बहुत ज्यादा पानी मिला रखा हो, तब जो है OH माइनस का ऑक्सीकरण होगा। लेकिन अगर सांद्रता अधिक होती तो Cl ही ऑक्सीकृत होता और एनोड पर उत्पाद Cl2 बनता, ठीक है। लेकिन अब बात जो है बदल गई है। अब आप देखिए, अब क्या होगा कि OH ऑक्सीकरण किसका होगा, OH माइनस का। अब OH माइनस का ऑक्सीकरण सीख लो आप, OH माइनस एनोड पर जाएगा। बच्चा जानता है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो ये लो जी इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, ठीक है। अगर OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अकेला OH बच जाएगा, ठीक है। अकेला OH बच जाएगा तो ऐसा एक OH तो कोई उत्पाद है ही नहीं, OH तो कोई यौगिक ही नहीं है, तो OH दो OH मिलकर के क्या करेंगे बच्चों, दो OH मिलकर के जल बना लेंगे। क्या, एक H और OH, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों, जल बनाएंगे। इस तरीके से ये लो, ये बना लेगा जल H2O, ठीक है। और ये क्या बच जाएगा, O। लेकिन अब एक और बात दिक्कत आ गई, क्या कि अकेला O तो बनता ही नहीं है, O तो किसके रूप में रहता है, O2 के रूप में, O2 के रूप में रहता है। तो इसको आप करो O2, इसको दो करने के चक्कर में आपको इसको भी दो करना पड़ेगा, इसको भी दो करना पड़ेगा, और यहां पर भी दो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब OH आपको कितने चाहिए, 2 और 2 4, तो आपको यहां पर 4 OH माइनस लेने पड़ेंगे, यहां पर भी 4 OH बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे,
ठीक है। अगर मैं इस अभिक्रिया को नेट लिखूं तो क्या होगा कि 2 2 4 OH और इस साइड भी 2 2 4 OH, तो इनको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। बचा क्या, 4 OH माइनस बना रहा है क्या, एक तो बन रहा है O2, एक बन रहा है 2H2O और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, और उत्पाद जो एनोड पर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, O2 गैस बन रही है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको? ठीक है बच्चों, ये जो मैंने कंसेप्ट बनाया है दोबारा समझ लें कि 4 OH माइनस जो है वो एनोड पर जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, ऑक्सीजन बनाएगा और जल बनाएगा। ये जो है किस तरीके से हुआ ये मैंने आपको पूरी बात समझा दी। आपको सीधा सीखना है, आपको देखो याद नहीं करना ना, याद नहीं करना तो छोटी छोटी केमिस्ट्री आनी चाहिए। OH माइनस गया, आपको मैं इसको ऐसे कर देता हूं, लो दोबारा बता रहा हूं, OH माइनस गया एनोड पर होगा ऑक्सीकरण, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो OH माइनस OH बन जाएगा। ठीक है, अब ये 2 OH जो है मिलकर के जल बनाएंगे और O निकलेगा, लेकिन O अकेला रहता नहीं है, O2 के रूप में रहता है, तो ये O2 बनाओगे तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा, यहां पर भी 2, तो इसके लिए यहां पर कितने OH बनेंगे, 4 OH बनाने के लिए 4 OH माइनस लेने पड़ेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये समीकरण बनेगी। तो इसका मतलब एनोड पर क्या उत्पाद बनेगा, O2। मजेदार बच्चों, बात जो है बड़ी मजेदार है, क्या कि अगर अत्यधिक तनु और कम सांद्र विलयन ले लिया तो अब उत्पाद एनोड पर O2 बनेगा और कैथोड पर H2 बनेगा। कैथोड पर तो वही है, लेकिन एनोड पर बदल गया है, एनोड पर कौन बन गया है अब O2, अब Cl नहीं बनेगा। लेकिन अगर सांद्र विलयन होता तो एनोड पर H2 और कैथोड पर जो है वो Cl2 बनता। यस और नो? ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, इसका समाधान कर रहा हूं, गौर करना है, क्वेश्चन समझे पहले। क्या है कि सर अगर मेरे को सीधा जलीय NaCl दे रखा हो, सांद्र या तनु ना दे रखा हो, तो मैं क्या करूंगा? तो बच्चों अगर आपको नहीं दे रखा तो आपने इसको सांद्र मानना है। दोबारा बोलूं क्या, कि अगर यहां पर सीधा जलीय NaCl का Pt के इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन दे रखा है, यहां पर सांद्र या तनु नहीं दे रखा, तो आपको उसको सांद्र ही मानना है और एनोड पर Cl2 गैस उत्पन्न करवानी। लेकिन अगर आपको दे दिया इसने अत्यधिक तनु या कम सांद्र विलयन दे दिया, तो फिर आप एनोड पर जो है O2 गैस उत्पन्न करवाओगे। यस और नो? क्लियर बच्चों? और एक और चीज बता रहा हूं, फिर गौर कर लो, बस ध्यान दें, क्या कि अगर इलेक्ट्रोड दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो इलेक्ट्रोड भी आपने Pt ही मानना है। इलेक्ट्रोड दे रखा है तो क्या, जो दे रखा है वो मानना है, अगर नहीं दे रखा तो आपने क्या मानना है, Pt इलेक्ट्रोड ही मानना है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे, फिर आओ आप नेक्स्ट। फिर जबरदस्त बात बता रहा हूं, गौर करें। चलिए, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक मिस्ट्री है। क्या, हर बात में सस्पेंस छुपा हुआ है, हर बात में सस्पेंस है। ठीक है, आप इसको ऐसे घबरा भी सकते हो कि और यार इतना मैं कैसे याद रखूं अलग अलग, और आप खुश भी हो सकते हो कि वाह यार हर बिंदु पर मैं नई चीज सीख रहा हूं, हर पॉइंट में नया सीख रहा हूं। ठीक है, मैं तो एक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा जो है वो चीजें जो है सीख करके बढ़िया केमिस्ट्री सीख रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप खुश भी हो सकते हैं। चलिए, फिर मैं आपको जो बात बता रहा हूं, बात आ चुकी है क्या, कि अगर जलीय NaCl लिया जाए और Hg लिया जाए, कि Hg का इलेक्ट्रोड ले लिया जाए, तब क्या होगा? Hg का इलेक्ट्रोड ले लिया जाए तब क्या होगा? देखो बच्चों, क्योंकि यहां पर मैंने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब जलीय NaCl कैसा है, सांद्र है, तो बच्चों ये उत्पाद नहीं बनेगा। देखो मैं बार बार बदल रहा हूं, अब ये तीसरा पॉइंट आ गया। पहले सीधा गलित NaCl लिया था, दूसरा जलीय NaCl ले लिया, तीसरा मैंने लिया था कम सांद्रता वाला जलीय NaCl ले लिया, अब चौथा मैं ले रहा हूं पॉइंट, क्या कि आप अलग अलग लिखना सारे। ठीक है, मेरे तो काम चल रहा है, लेकिन आपकी कॉपी में से काम नहीं चलेगा, आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। क्लियर? देखो मैंने जलीय NaCl लिया तो इसका मतलब सांद्रता तो ज्यादा है। अब क्या है कि इलेक्ट्रोड जो है वो मैंने Pt की जगह मरकरी का ले लिया है। ठीक है, तब क्या होगा? देखो यहां पर तो कुछ नहीं होगा, एनोड पर तो जो पहले बात हो रही थी वही होगी। क्या कि अधिक सांद्र है तो अधिक सांद्रता के लिए क्या बनता होता है, एनोड पर आपको पता ही है कि क्या बनता है, Cl माइनस जो है वो जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है और Cl बनाता है, Cl2 के रूप में बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और 2 Cl माइनस होंगे, तो एनोड पर Cl2
ही उत्पाद बनेगा क्योंकि सांद्रता अधिक है। लेकिन कैथोड पर इस बार कहानी बदल जाएगी। कैथोड पर कहानी बदल जाएगी। क्या हो जाएगा कि कैथोड पर, क्योंकि जो है ना, स्टार डाल रहा हूं, गौर करें, स्टार डाल रहा हूं बच्चों, जाग जाना, क्या कि अगर मरकरी का इलेक्ट्रोड है ना, मरकरी का इलेक्ट्रोड है, तो सोडियम जो है वो इस मरकरी के अंदर अधिक विलय होता है, अधिक विलय होता है, और क्या बनाता है, NaHG, अमलगम बनाता है, अमलगम बनाता है। ठीक है, तो इसलिए ये H प्लस यहां पर अपचयित होना था, लेकिन H प्लस ना होकर के कौन जाएगा, Na। ठीक है, जाना तो H प्लस को था, Na प्लस नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि Na प्लस का SRP कम है और H प्लस का SRP ज्यादा है, अपचय विभव ज्यादा है, तो अपचय तो H प्लस का होना चाहिए था ना। लेकिन इस बार मरकरी का इलेक्ट्रोड देख करके Na ने जो है H प्लस को कहा कि यार मेरा तो ये जो है सबसे ज्यादा, मैं इसी से प्यार करता हूं, मैं तो इसके अंदर डूब मरता हूं। ठीक है, विलय हो जाता हूं, घुल जाता हूं, उसके अंदर डूब जाता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं तो इसके अंदर ही, इसके लिए मैं ही जाऊंगा, तो मेरे को जो है रिक्वेस्ट है, तू मत जा, मेरे को जाने दे। तो कौन जाएगा फिर, Na जाएगा। ठीक है, तो इस बार कैथोड पर उत्पाद, अरे वाओ, बात बदल गई। क्या, कैथोड पर जो उत्पाद इस बार क्या बन गया, Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और Na ठोस। ठीक है, तो इस बार कैथोड पर उत्पाद जो है वो Na ठोस बन गया है, और एनोड पर जो है वो Cl2 गैस निकली है। तो आपको चीजें सीख करके बहुत ही आनंद आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, कितने तरीके की बात कर ली, 4 तरीके की। गलित NaCl लिया तो, जलीय NaCl लिया तो, जलीय NaCl में अधिक सांद्रता वाला लिया तो, कम सांद्रता वाला लिया तो, और इलेक्ट्रोड Hpt की जगह Hg किया तो क्या होगा, ये सारे मैंने अलग अलग उत्पाद आपको समझाए हैं। ठीक है, फिर आप एक चीज और आ जाओ। अब मैं NaCl वाले, देखो यहां से चले, अपने ये टॉपिक समझा दिया, सांद्रता वाला समझा दिया, इलेक्ट्रोड अलग लोगे तो समझा दिया, लेकिन सक्रिय निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लोगे, निष्क्रिय वाला तो पीटी इलेक्ट्रोड ले रहे थे, वो तो समझ में आ ही रहा था। देखो यहां पर जितनी भी मैंने अभिक्रिया लिखी है उनमें पीटी का कोई रोल नहीं था, इन्होंने कोई, पीटी ने कोई अभिक्रिया नहीं की, इसका मतलब है कि पीटी निष्क्रिय इलेक्ट्रोड था। लेकिन अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड ले लिया जाए तब क्या होगा, सीखना चाहोगे, सक्रिय इलेक्ट्रोड ले लोगे तो क्या होगा, मजेदार बात है, इधर गौर करो बच्चों। देखो क्या होगा कि यहां पर मैं इसको साफ कर देता हूं, देखो ये लो, ठीक है बच्चों, ये लो बच्चों, एक बात प्लीज, 40% बच्चे ऐसे हैं, मेरे को YouTube का एक फीचर है जिसमें पता लग जाता है कि कितने बच्चे सब्सक्राइब्ड जो है चैनल देख रहे हैं, कितने नॉन सब्सक्राइब देख रहे हैं। तो जो नॉन सब्सक्राइब जो है 40% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए चैनल को ही वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाऊंगा बच्चों। ठीक है, आज नहीं वीडियो देखना, हो सकता है आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने मेरा नहीं देखना हो, तो जब भी कोई चीज की समस्या आएगी तो आप देखोगे तो आपको उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपके सामने मिलेगा बच्चों। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखो आप। चलिए फिर आओ आप नेक्स्ट, क्या हुआ बच्चों कि मैंने इस बार क्या करना है, सक्रिय इलेक्ट्रोड लेना है। सक्रिय इलेक्ट्रोड कॉपर और Ag का है, तो मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहा हूं। ठीक है, और जलीय, मतलब आपके पास पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, 5, अभी लास्ट पॉइंट है, जलीय कॉपर सल्फेट का। ठीक है, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने सीखा है, जलीय कॉपर सल्फेट का कॉपर के इलेक्ट्रोड पर वैद्युत अपघटन, ये टॉपिक सीखना है आप। तो इसका मतलब इस बार आपने इलेक्ट्रोड किसके ले लिए, कॉपर का ही एनोड है, कॉपर का ही कैथोड है। ठीक है, और विलयन आपने इसमें कौन सा भरा है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा है। ठीक है, आपने क्या भरा है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा है। ठीक है, आप देखो कहानी सब सारी बदल दी है मैंने, अब सारी कहानी बदल रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको नई चीज सीखने को मिलेगी और इंटरेस्टिंग बात सीखने को मिलेगी। इधर देखें,
कि मैंने इसके अंदर जलीय कॉपर सल्फेट भर लिया, तो कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4 है और जलीय का मतलब H2O है। ठीक है, अब इसके अंदर Cu+2 और SO4-2 होगा, H2O में H+ और OH- होगा। ठीक है, और ये एनोड भी कॉपर का बना हुआ है, कैथोड भी कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखें कि बात समझें, यहां पर मजेदार चीज आपको समझ में आएगी। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्रिया हमने समझनी है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण उसका होगा जिसका SRP कम होगा, जिसका SRP कम होगा। ठीक है, तो एनोड पर अब कौन कौन है, देखो विलियन में हुआ Cu+2, ठीक है, और H+, एक अपने पास है SO4-2 और एक अपने पास है OH-, इतने जने हैं। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि एनोड पर तो कौन जाएंगे, जो माइनस है, एनोड पर माइनस कौन है, SO4-2 OH-, तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एनोड पर चीजें जो होगी वो कौन कौन सी होगी, एक तो हो गया अपने पास OH-, एक हो गया SO4-2 और एक और जना हो गया, ये दोनों इस पर पहुंचे कि भैया हमने अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहां पर जमा होना है, ये भी कहेगा मैंने अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहां पे जमा होना है, कॉपर कहेगा रुको रुको मैं खुद भी एक्टिव हूं भैया, मैं खुद भी अभिक्रिया में भाग लूंगा, तुम दोनों ही नहीं मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, तो इसका मतलब कॉपर और आ गया, Cu, कॉपर और आ गया। ठीक है, अब तीन जने फाइट में हो गए, पहले तो दो ये माइनस माइनस हुआ करते थे, लेकिन अब सक्रिय इलेक्ट्रोड ले लिया तो ये भी फाइट में हो गया। अब इन तीनों में देखें अगर अपने SRP, तो इन तीनों में SRP अगर आप देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाते हैं, तो कॉपर तो ऊपर ऊपर आ जाता है, ये दोनों नीचे आते हैं, ये दोनों कहां आते हैं, नीचे आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका SRP जो है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, SRP कम होने की वजह से क्या होगा कि जो छड़ है ना, ये जो कॉपर की जो छड़ है ये ऑक्सीकृत होने लग जाएगी, इन दोनों का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके SRP क्या है, ज्यादा, इसका SRP क्या है, कम, और ऑक्सीकरण किसका होगा, जिसका SRP कम होगा, इसलिए कॉपर ऑक्सीकृत होगा। और कॉपर किस प्रकार से ऑक्सीकृत होगा कि Cu ठोस अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और Cu+2 के रूप में विलयन में आ जाएगा। ये लो बच्चों, आपने देखो मैंने आपको जो बात कही उस पर खड़ा रहूंगा, क्या मैंने आपको कहा कि हर पॉइंट आपको जबरदस्त सीखने को मिलेगा, तो यहां पर तो चीज अलग ही होगी, जब आपने सक्रिय इलेक्ट्रोड ले लिया तो कहानी अलग हो गई कि ये दोनों तो जरूर इस पर भागे, लेकिन ये आगे ऐसा खड़ा था, वो कहता भैया रुको मैं भी भाग लूंगा, तो 3 जने हो गए फाइट में, 3 जनों में सबसे कम SRP किसका, Cu का, इसलिए ऑक्सीकरण किसका होगा, Cu का, ये बीच में धरे के धरे ही रह गए, ये विलयन में ही रह गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्सीकृत होगा और Cu ठोस जो है Cu+2 में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। चलिए अब अपने बात करते हैं कि कैथोड पर क्या होगा। कैथोड पर अब पता ही है, आप ये तो लिख ही सकते हैं ना कि अपचयन होगा और अपचयन उसका होगा जिसका SRP अधिक होगा, ये बात हम जान चुके हैं। ठीक है, अब कैथोड पर जाने वाले कौन है, देखो कैथोड ये रहा, कैथोड माइनस होता है, माइनस पर Cu+ भी जाएगा, H+ भी जाएगा। ठीक है, ये 2 जाएंगे। अब ये जो कॉपर है ये खुद भी है, तो ये तीनों जो है मतलब ये कॉपर Cu+2 और Cu तो एक ही बात होगी। ठीक है, क्या तो Cu+2 Cu में बदलेगा या Cu+2 में बदलेगा, इसका मतलब ये दोनों तो बात एक ही होगी, एक इनके साथ एक्स्ट्रा कौन है, H+। तो कैथोड पर जो जाने वाले हो गए, एक तो हो गया H+ और एक हो गया अपने पास Cu+2। ठीक है, H+ का मानक अपचन योग 0.00 वोल्ट होता है और इसका होता है 0.34 वोल्ट होता है, प्लस में। ठीक है, कैथोड पर अपचन होता है, तो इन सब में से तो Cu का मानक अपचन योग कम था, लेकिन इन दोनों में H+ और Cu+2 में Cu+2 का मानक अपचन योग ज्यादा है, और कैथोड पर अपचयन होना है किसका, जिसका SRP अधिक है, SRP अधिक किसका है, Cu+2 का, तो इसका मतलब है कि जो Cu+2 है वही जाएगा कैथोड पर और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu ठोस के रूप में जमा हो जाएगा।
ठीक है, ये Cu+2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu ठोस के रूप में जमा हो जाएगा। तो इसको अगर आप ऐसे समझना चाहे ना, तो इसका मतलब इसमें पूरे में आप देखो कि OH- का कोई रोल हुआ नहीं, कोई काम नहीं आया। SO4 कोई काम आया नहीं, कोई काम नहीं आया। ठीक है, H+ कोई काम में आया नहीं, कोई काम में नहीं आया। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर इस पूरी बातों को समझा जाए तो हो क्या रहा है, हो या ये रहा है कि Cu ठोस यहां से Cu+2 के रूप में विलयन में आ रहा है। ठीक है, एनोड से Cu ठोस Cu+2 के रूप में विलयन में आ रहा है, और विलयन से कहां पर जमा हो रहा है, कैथोड पर जमा हो रहा है। यहां से Cu जो है Cu+2 के रूप में निकल करके विलयन में आएगा, और विलयन से Cu ठोस के रूप में कैथोड पर जमा हो जाएगा। इसलिए बच्चों एनोड की छड़ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतली, और कैथोड की छड़ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मोटी, क्योंकि यहां से निकल करके इधर जमा हो रहा है, तो ये तो पतली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो आपके पास विद्युत अपघटन का उत्पाद है। अगर आपको कह दे जलीय कॉपर सल्फेट का CuSO4 के इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन करवाया, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन करवाया जाए तो क्या उत्पाद बनेंगे, तो आपके पास उत्पाद ये बनेंगे कि एनोड पर तो कोई उत्पाद नहीं बनेगा, मतलब एनोड तो क्या होगा, एनोड से तो Cu+2 के रूप में कॉपर निकल जाएगा, और कैथोड पर Cu के रूप में कॉपर जमा हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो होगी कंप्लीट। आप कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीटी के इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन जो है ना आप करवा करके दो मेरे को। ठीक है, पीटी के इलेक्ट्रोड पर। अब पीटी का इलेक्ट्रोड होता तो जो मैंने यहाँ पे चारों लिखे थे वो ही भाग लेते, पीटी का इलेक्ट्रोड कोई भाग नहीं लेता। ठीक है, फिर आप वही काम करते कि जिसका एसआरपी ज्यादा उसका अपचयन होगा, जिसका एसआरपी कम उसका ऑक्सीकरण होगा, और वो उत्पाद बनते। तो ये काम आप मुझे करके दो कि जलीय CuSO4 सांद्रता ज्यादा ही है, कम मत रखना इसकी, जलीय CuSO4 का जो है पीटी के इलेक्ट्रोड पर विद्युत अपघटन करवाओगे तब क्या उत्पाद बनेगा। कॉपर के इलेक्ट्रोड पर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पीटी वाला आप मुझे करके बताएंगे, और मुझे बताएंगे भी कितने लोगों से ये हो गया था। ठीक है, अब एक कुछ चीजें दो स्टार डाल करके दो बातें मैं बता रहा हूं बच्चों, कि इस विधि का उपयोग जो है ना वो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वैद्युत शोधन में किया जाता है, वैद्युत शोधन में किया जाता है। ठीक है, वैद्युत शोधन में कैसे किया जाता है कि यहां पर जो एनोड लिया था अगर वो अशुद्ध कॉपर होता और इसकी मोटी छड़ लेते तो इसमें से कॉपर निकल करके इधर जमा हो जाता, जो अशुद्धियां थी वो यहां पर नीचे बैठ जाती। इसको हम कह देते एनोड मड, एनोड मड या एनोड पंक भी कह देते। ठीक है, कि इससे जो एनोड अगर अशुद्ध कॉपर ले लिया जाता और इसको शोधन करना होता तो हम क्या करते कि इसका इस तरीके से विद्युत अपघटन सेल बना लेते, और यहां से कॉपर निकल करके कैथोड पर जमा हो जाता, और जो अशुद्धियां थी वो इसके नीचे बैठ जाती, उसको हम कहते देते हैं एनोड मड। ठीक है, तो वैद्युत शोधन में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा किसमें किया जाता है, दूसरा किया जाता है किसमें, विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में। लेपन क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास, आपने बहुत सारा रोल्ड गोल्ड, मतलब आपने कई ऐसी चीजें देखी होंगी कि जो आपके पास चांदी के आभूषणों पर सोने का जोड़ चढ़ा देता है, पानी चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे चढ़ाते हैं कि आप क्या करो कि यहाँ पे Ag का इलेक्ट्रोड ले लो कैथोड, और सोने का जो है वो कैथोड ले लो। ठीक है, ये थोड़ा सा लेना, ये ज्यादा सारा ले लेना, तो क्या होगा कि यहां से सोना निकल करके इस सिल्वर की परत के ऊपर चढ़, ऐसे ऊपर परत बना लेगा, ऐसे सिल्वर के ऊपर परत बना लेगा। तो ये इलेक्ट्रोड तो सिल्वर का है, लेकिन Au यहां से, Au मतलब सोना जो है यहां से निकल करके जो है इस चांदी की छड़ के ऊपर जमा हो जाएगा। तो अब ये चांदी की छड़ जो है हमारे को कैसे लगने लग जाएगी, सोने की लगने लग जाएगी। ठीक है, मान लो आपने कोई जो है वो कोई झुमका है आपका, कोई जो है ईयर रिंग्स है, रिंग है, कोई भी आपने उसका क्या बना लो, आप उसका कैथोड बना लो, चांदी का है उसका क्या बना लो, कैथोड, और इधर सोना थोड़ा सा लेकर के विद्युत अपघटन कराओ तो यहां से सोने का जो परत है वो उस चांदी की के ऊपर जमा हो जाएगी, जिससे आपका वो झुमका जो है वो किसका लगने लग जाएगा, सोने का लगने लग जाएगा। इसका मतलब इसका उपयोग विद्युत लेपन में भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हुआ बच्चों आपका कंप्लीट, और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इस लेसन का, बहुत ही शानदार टॉपिक था,
तो बच्चों कमेंट में आप बताना कि कैसा लगा आपको ये टॉपिक, और वीडियो प्लीज शेयर करो, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लाइक भी जो है वो क्या करते हैं कि अगर आपको पसंद आ रहा है तब भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा है। तो आप कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ करें बच्चों, ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे। और व्यूज जो है जितने जैसे आएंगे, जितने लोग देखने वाले होंगे, मैं उतनी ही ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए करूंगा। ये टॉपिक आप कहीं से भी कंपेयर करना, किसी भी टीचर से कंपेयर करना, सबसे इजी वे में, सबसे सिस्टमेटिक वे में मैंने करवाने की कोशिश की है, ठीक है। तो गुड लक बच्चों, आप पढ़ते रहो। ओके बाय।